हेलो फ्रेंड, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा आज तीसरा सेशन है लॉ ऑफ एविडेंस को लेकर के। तो हम सब ब्रीफ में बात करते हैं कि लास्ट टाइम फैक्ट के बारे में बात कर रहे थे। जिसमें फैक्ट का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम परसीव कर सकते हैं अपनी सेंसेस के द्वारा, वो फैक्ट कहलाती है। और जब भी दूसरा जो उसका पार्ट है फैक्ट की डेफिनेशन के अंदर, वो ये कहते हैं कि अगर हम कॉन्शियस हैं, अगर हम चेतनशील हैं और हमारे दिमाग में ऐसी कोई भी फीलिंग आती है, ऐसी कोई भी चीज़ आती है, तो उसको भी तथ्य कहा जाता है, उसको भी फैक्ट कहा जाता है। और ये जो फैक्ट हैं, ये सिर्फ फिज़िकल फॉर्म तक ही सीमित नहीं है। फिज़िकल फॉर्म भौतिक चीज़ें या कहें कि लौकिक चीज़ें जो हैं दुनिया में, जैसे हम देख सकते हैं, तो ये लौकिक चीज़ें होती हैं, जो भौतिक चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ इस तक सीमित नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो साइकोलॉजिकल फैक्ट भी होते हैं, जो आदमी के दिमाग के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी की इंटेंशन है, किसी की इंटेंशन है, फ्रॉड की इंटेंशन है, गुड फेथ है, नेग्लिजेंस है, ये सारे ऐसे फैक्ट हैं जो साइकोलॉजिकली फैक्ट्स के अंदर आते हैं। उसी तरीके से हम बात करते हैं कि पॉजिटिव फैक्ट और नेगेटिव फैक्ट। पॉजिटिव फैक्ट वो फैक्ट होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। मैं एग्जिस्ट करता हूँ, ये एक पॉजिटिव फैक्ट है। और मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ, तो ये ये नेगेटिव फैक्ट होता है। तो जो एग्जिस्ट है वो पॉजिटिव है, जो एग्जिस्ट नहीं करता है वो नेगेटिव फैक्ट कहलाता है। उसी तरीके से कई बार एग्ज़ाम में लैटिन में कुछ वर्ड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टम प्रोबेंडम एंड फैक्टम प्रोबेंस। तो व्हाट इज़ फैक्टम प्रोबेंडम? ये फैक्टम प्रोबेंडम मीन्स होता है कि प्रिंसिपल फैक्ट, कि जिस चीज़ को भी आप, किसी भी ऐसे तथ्य को जो कोर्ट के अंदर आप साबित करना चाहते हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल फैक्ट और फैक्टम प्रोबेंडम। ये जो प्रिंसिपल फैक्ट हैं, जिसको आप कोर्ट के अंदर साबित करना चाहते हो, और उस साबित करने के लिए आप जो भी तथ्य लेकर के आते हो कि ये फैक्ट प्रूव करता है, इसकी सपोर्ट में मैं ये एविडेंस लेकर के आ रहा हूँ या ये तथ्य लेकर के आ रहा हूँ, तो उसको कहते हैं एविडेंटरी फैक्ट। तो इस एविडेंटरी फैक्ट को जो लैटिन में कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टम प्रोबेंस। तो ये फैक्टम प्रोबेंस और ये फैक्टम प्रोबेंडम जो है, ये लैटिन वर्ड है। ये कई बार आपके पीटी में पूछ लेते हैं। दूसरा, इसमें सेक्शन 3 के अंदर वर्ड लिखा हुआ फैक्ट इन इशू। व्हाट इज फैक्ट इन इशू? जनरली आप ये इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं बेयर एक्ट के अंदर, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है दैट मस्ट बी कीप इन आवर माइंड। द एक्सप्रेशन फैक्ट्स इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied. Underline this word, asserted and denied in any suit or proceedings necessarily follows. तो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंदर फैक्ट इन इशू में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, असर्टेड और डिनाइड। जितने भी आप कोर्ट की, चाहे वो सिविल की प्रोसीडिंग है, चाहे क्रिमिनल की प्रोसीडिंग्स हैं, उसके अंदर एक पार्टी असर्ट करती है और दूसरी पार्टी इसको डिनाई करती है। जैसे कि हम सिविल प्रोसीडिंग्स में देखें कि प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल किया और असर्ट किया उसके अंदर कि आई एम द ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, और जो डिफेंडेंट है वो इस पे ऑब्जेक्ट कर रहा है। डिफेंडेंट अपेयर होता है, वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है, वो इस फैक्ट को डिनाई करता है कि ये जो प्लेंटिफ है, ही इज नॉट द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब एक ने कहा कि मैं ऑनर हूं, दूसरी पार्टी ने कहा कि ये ऑनर नहीं है, तो डिस्प्यूट हो गया। तो फैक्ट जो था, एक फैक्ट था कि कौन ऑनर है इस प्रॉपर्टी का, ये इशू बन गया इसका। कहते हैं जनरली, इशू मत बनाओ इस बात का यार, खाना खा लो जा करके, बट डोंट मेक एन इशू। तो ये जो इशू है कि सिविल मैटर्स में जब भी प्लीडिंग्स कंप्लीट होती हैं सिविल मैटर्स के अंदर, तो उस प्लीडिंग कंप्लीट होने के बाद जो कोर्ट है वो इशू फ्रेम करती है। जब इशू फ्रेम करती है तो उसके बेसिस पर फिर प्लेंटिव एविडेंस होता है, देयर आफ्टर द डिफेंडेंट एविडेंस होता है। तो इसको कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ इशू। उसी तरीके से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर अगर आप देखें कि जब भी
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, चार्जशीट कोर्ट के अंदर फाइल करती है, तो उस पूरी चार्जशीट के अंदर आप देखोगे कि सारे एविडेंस कलेक्ट किए हुए हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अक्यूज के अगेंस्ट में। और फॉर एग्जांपल कि भाई ए ने बी का मर्डर किया है कि नहीं किया, तो वो बी के मर्डर करने को के संदर्भ में या उसके कनेक्शन में जितनी भी एविडेंस होती है वो कलेक्ट करती है और चार्जशीट की फॉर्म में वो कोर्ट के अंदर फाइल कर देती है। तो चार्जशीट कोर्ट के सामने आई ये कहते हुए कि ए ने बी का मर्डर किया है। अब चार्जशीट फाइल होती है, चार्जशीट फाइल होने के बाद जब जो कंसर्न कोर्ट है वो उसको देखती है, अगर उसको लगता है कोर्ट को कि यस देयर इज इनफ मटेरियल टू प्रोसीड फर्दर इन दैट पर्टिकुलर मैटर, तो कोर्ट फिर चार्ज फ्रेम करती है अक्यूज के अगेंस्ट में। फिर अक्यूज से पूछती है डू यू प्लीड गिल्टी, तो जनरली कोर्ट जो अक्यूज हैं वो प्लीड गिल्टी नहीं करते हैं और ट्रायल को वो क्लेम करते हैं। तो फैक्ट इन इश्यू जहाँ पे एक पार्टी असर्ट करती है और दूसरी पार्टी डिनाई करती है, और तो इन दोनों के बेसिस पर सिविल मैटर के अंदर सिविल मैटर में इशू फ्रेम होते हैं और क्रिमिनल मैटर में वो चार्ज फ्रेम किए जाते हैं। सो इट इज लिटिल बिट अबाउट द फैक्ट इन इशू। फिर इसमें सॉरी मैं एक से पहले का एक वर्ड रेलिवेंट फैक्ट। रेलिवेंट, तो रेलिवेंट का मतलब क्या होता है? रेलिवेंट मीन्स वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट। एक तथ्य है, उस समय हिंदी क्या होती है रेलिवेंट की, आई डोंट नो। एक फैक्ट, वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर व्हेन, एक फैक्ट दूसरे से रेलिवेंट कब कहलाता है? व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर in any of the ways referred to in the provisions of this act relating to the relevance of facts। इस एक्ट के माध्यम से हमने कहा था कि चैप्टर 2 में सेक्शन 5 to 55 है जो कि रेलिवेंट फैक्ट्स की बात करता है कि कौन कौन से फैक्ट रेलिवेंट हो सकते हैं। तो कहते हैं कि इस एक्ट के अंदर जो रेलिवेंट फैक्ट हैं वो कब माने जाएंगे? जब वो एक से दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सेक्शन 6 to 16 है एविडेंस एक्ट का, उसमें वो कहते हैं कि द फैक्ट्स लॉजिकली कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू, एडमिशन इन कन्फेशन, स्टेटमेंट बाय नॉन विटनेसेस, स्टेटमेंट्स अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जजमेंट इन अदर केसेस, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन्स, एविडेंस एज टू कैरेक्टर। ये जो 7 कैटेगरी के जो फैक्ट हैं दे आर रेलिवेंट फैक्ट। बेसिकली जो रेलिवेंट वर्ड है वो कहीं पर डिफाइन नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, बट सिंपली ये कहा जाता है कि जब कोई भी एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से जुड़ा हुआ होता है तो रेलिवेंट कहलाता है। जैसे हम रूल ऑफ रेस गैसे में देखें जो कि एक्सेप्शन है रूल ऑफ हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस की, कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं है लेकिन वो एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्ट है तो भी वो रेलिवेंट है। सो क्योंकि जो रेलिवेंट फैक्ट होते हैं वो अपने आप में कोई इशू नहीं होते हैं, लेकिन उन फैक्ट्स की जो फाउंडेशंस हैं उसको प्रूफ करने में वो रेलिवेंट बनते हैं। सो इसका सिंपली ये है कि कोई भी चीज़ जो है कोई भी ऐसा फैक्ट जो दूसरे से कनेक्ट है वो रेलिवेंट फैक्ट वो रेलिवेंट फैक्ट होता है। और रेलिवेंट फैक्ट कौन से हो सकते हैं वो सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक इंडियन एविडेंस एक्ट में दे रखा है। सो और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग बड़ी लंबी वीडियो नहीं देखते हैं, तो छोटे में देखते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे वीडियो बनाऊँ ताकि आप उसको देखें। तो इसमें हम 2 ही बात करेंगे, फैक्ट के बारे में बात की है और फैक्ट इन इशू के अंदर बात की है और रेलिवेंट के बारे में बात की है। तीनों जो वर्ड हैं सेक्शन 3 के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट के, तीनों ही महत्वपूर्ण हैं और अक्सर इनको लेकर के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं। तो आपको एक ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फैक्ट एनीथिंग विच कैन बी परसीव्ड बाय योर सेंसेस आर फैक्ट, एंड फैक्ट इन इशू where one party is asserted and second party is denying. So the word asserted और denied is very important and very important, याद रखिएगा कि ये एग्ज़ाम में आपके आएगा।
कभी इस स्टेट में या उस स्टेट में आए या इस बार आए या अगली बार आए, बट ये आएगा ज़रूर। ये बहुत रेलिवेंट है। तो ये जो और जो थर्ड वर्ड है रेलिवेंट, कि एक जो फैक्ट दूसरे से अगर कनेक्टेड है तो वो रेलिवेंट है। So with this note, I would like to conclude my this lecture here. So I will meet you in the next video. With the request, I have one request to all of you. Kindly share my this video to other platform and kindly subscribe my this YouTube channel. तो जाकि जो बाकी लोग हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तक ये पहुँचे और इसका वो फ़ायदा उठा सकें। और विद दिस नोट, थैंक यू सो मच, बाय।